हेलो सीएसआई नेट एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है क्योंकि सीएसआई नेट ऑलरेडी एट आवर डोर स्टेप। नाउ हम लोग को इसमें ध्यान देना है कि एग्जाम हॉल में हमारा परफॉर्मेंस कैसे रहेगा और हम लोग क्या टेक्निक अपनाएं ताकि हम लोग नेगेटिव मार्किंग से बच पाए। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ नेगेटिव मार्किंग। हाउ विल वी डू दैट? सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना है। हमारा फिजिकल साइंस का जो पेपर है वो पेपर टोटल होते हैं 200 मार्क्स के। तो ये 200 मार्क्स का डिवीजन कैसा होता है? सबसे पहले रहता है तुम्हारा पार्ट ए जो तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड है। यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 15 करने हैं और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 है। तो डेफिनेटली टोटल यहाँ पे तुम्हारा 30 मार्क्स है। पार्ट बी की अगर बात करें, जहां पे तुम्हारा यूजुअली बेसिक साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक फिजिकल साइंस से, जहां पे तुम्हारे टोटल क्वेश्चन रहेंगे 30 25, जिनमें से तुम्हें 20 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 3.5 करके। सो टोटल यहाँ पे तुम्हारा 70 मार्क्स हुआ। और पार्ट सी जो है सबसे बढ़िया जो पार्ट है, पार्ट सी, इसमें तुम्हारे टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे और करना है सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन, हर एक का मार्क्स 5। तो टोटल तुम्हारा 100 मार्क्स यहां से हुआ। तो टोटल तुम देख सकते हो 30 + 70 इज 100 + 100 इज इक्वल टू 200। पार्ट ए में अगर एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगा तुम्हें -0.5। पार्ट बी में अगर एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगा -0.875। पार्ट सी में अगर एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगा 1.25 नेगेटिव ऑफ। तो नेगेटिव मार्किंग को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कौन से पार्ट में है भाई? सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है हमारा पार्ट सी में। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसका 1/3 तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। हमें ये समझना है कि हम लोग क्या करें ताकि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस घट जाए, और अगर नेगेटिव मार्किंग हो भी रहा है तो उससे हमें ज्यादा फर्क ना पड़े। मोस्टली जो बच्चों को मैंने देखा है, या जो यूजुअली साइकोलॉजी है बच्चों का, जो बच्चे अच्छे से एग्जाम कैसे अप्रोच करना चाहिए पेपर को वो नहीं जानते, वो लोग सबसे पहले जाके पार्ट ए को अटेम्प्ट करते हैं। अब तुम लोग अगर बहुत पहले से जनरल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो और तुम बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो कि तुम्हें 20 में से 20 मार्क्स ही लाने हैं, आई एम सॉरी 30 में से 30 मार्क्स ही लाने हैं, सो इन दैट केस तुम जनरल पार्ट ए को तुम बहुत अच्छे से जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, नो इश्यूज ऑन दैट। बट मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड को मैंने देखा है पार्ट ए जो जनरल एप्टीट्यूड है उसे ज्यादा पढ़ते नहीं है। तो हालांकि जो चीज तुम ज्यादा पढ़ नहीं रहे हो, जो चीज साल भर में तुमने हमेशा देखा नहीं है, या जो क्वेश्चंस आएंगे उसके फॉर्मूलास के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा, ऐसे एक पार्ट को जाके तुम लोग एकदम शुरुआत में अगर पकड़ोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे बहुत सारे टाइम भी जाएंगे यहाँ पे, और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स 2 करके हैं। तो इससे तुम्हारा अगर टाइम ज्यादा दे रहे हो एक क्वेश्चन के पीछे, क्योंकि जब एग्जाम शुरू होता है तो दिमाग में प्रेशर कम रहता है, तब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम है, तो हम लोग आराम आराम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या ज्यादा सोचते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हम लोग ज्यादा टाइम देते हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसी चक्कर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टाइम बच्चे यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर ज्यादा टाइम यूज भी कर लेंगे, अगर मान लो 15 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, उनमें से अगर बच्चे 12 क्वेश्चंस भी सही से कर लेते हैं तो 12 × 2 दैट इज 24 मार्क्स बच्चे के यहाँ से आ जाते हैं। अगर 10 भी कर ले तो 10 × 2 10 × 2 इज 20 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं। बट इससे दिक्कत कहाँ होता है? तुम्हारा जो टाइम है तुमने काफी टाइम वेस्ट कर दिया पार्ट ए को करने में। जैसे ही तुमने पार्ट ए को करने में काफी टाइम वेस्ट कर दिया है तो तुम्हारे पार्ट बी के लिए टाइम कम बचा है। अभी तुम पार्ट बी सॉल्व करने के लिए आए हो जहां से फिजिक्स शुरू हो रहा है। अब जैसे तुम पार्ट बी को सॉल्व कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3.5 है, तुम जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे तैसे करके तुमने पार्ट बी को खत्म किया, तो मान लो 1 घंटे तुमने इसमें टाइम लगा दिए, 1.5 घंटे टाइम तुमने यहाँ पे लगा दिए, तो 1.5 घंटे 1 घंटा 2.5 आवर्स यहाँ पे लग गया, और जो आधा घंटा बचा है उसमें तुम पार्ट सी करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो पार्ट सी तुम आधा घंटे में करने की कोशिश कर रहे हो, या मान लो 45 मिनट्स में करने की कोशिश कर रहे हो, या 50 मिनट में करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे तुम्हारा दिमाग में प्रेशर बहुत ज्यादा है क्योंकि तुमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो। अब दिमाग में इतना प्रेशर ज्यादा है कि भाई तुम्हें यहां से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा है पर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स करके है, और दिमाग में तुम्हारे प्रेशर है कि जल्दी पेपर खत्म करना है, अगर हो सके तो थोड़ा सा रिविजन भी करना है पेपर का। तो उस प्रेशर में जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ज्यादा से ज्यादातर बच्चों को देखा गया है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा सिली मिस्टेक इस पार्ट में करते हैं। और जैसे ही तुम इस पार्ट में सिली मिस्टेक करते हो तो वहां पे तुम्हारा क्वालिफिकेशन चला गया, क्योंकि इस पार्ट में सिली मिस्टेक करोगे तो हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें
नेगेटिव ऑफ 1.25 मार्क्स का पेनल्टी देना पड़ेगा। तो जैसे ही नेगेटिव ऑफ 1.25 मार्क्स का पेनल्टी जा रहा है तो डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो। और कुछ कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो बच्चे बोलते हैं कि सर पूरा क्वेश्चन सही हुआ, लास्ट में एक जगह में माइनस प्लस की वजह से वो गलती हो गया, उन लोगों ने हड़बड़ी के चक्कर में वो देखा ही नहीं। तो ऐसे सिली मिस्टेक करके इसमें बच्चे मार्क्स गवाते हैं। तो डेफिनेटली मार्क्स गवाते हैं मतलब ज्यादा नेगेटिव मार्किंग यहां से होता है। तो सर जी क्या करना चाहिए ताकि एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग कम हो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो तो दिक्कत है। ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रहा है और वो भी इस जगह पे जहां पे नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव ऑफ 1.25, दैट्स वेरी टफ। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए सर, जैसे ही एग्जाम हॉल में तुम जा रहे हो, एग्जाम हॉल में जाने के बाद सबसे पहले तुम शुरू करो पार्ट सी, क्योंकि भाई साहब पार्ट सी में से क्वेश्चन एग्जैक्टली टू दी पॉइंट आता है। यहाँ पे एडवांस्ड पार्ट, यहाँ पे तेरा क्वेश्चन आता है स्कैटरिंग से, यहाँ पे तेरा क्वेश्चन आता है परटर्बेशन से, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन आता है सेंट्रल फोर्स से क्लासिकल मैकेनिक्स में, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आइसिंग मॉडल, यहाँ पे क्वेश्चन आता है बैंड थ्योरी। तो ये सारी चीजें यहां से आते हैं। यहाँ पे जेडब्ल्यू के अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से तुम्हारा वेरिएशनल प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं, ईएमटी का जो पोलराइजेशन वाला पार्ट है, ब्रिस्टल लॉ वाला पार्ट है, जो तुम्हारा डिफ्रैक्शन है, जो तुम्हारा इंटरफेरेंस है, या जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है, वहां इस पार्ट में वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स तो हम लोगों ने बार बार पढ़ाए हैं, यूट्यूब में बार बार बोले हैं, तो डेफिनेटली ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे अच्छे से तैयार हैं। तो भाई सबसे पहले तुम शुरू ही करो पार्ट 3 से। जैसे ही एग्जाम हॉल में जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग एकदम शांत है, तो तुम डेफिनेटली अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठंडे दिमाग से करने की कोशिश करोगे, तो चांसेस ज्यादा है कि सिली मिस्टेक कम करोगे। तो पार्ट सी को अगर अटेम्प्ट करोगे, 1 घंटा अपने आप को टाइम दो, और उस 1 घंटे में 1 घंटा अपने आप को टाइम दो, और उस 1 घंटे में कोशिश करो कि जितना क्वेश्चन हो सके पार्ट सी का कर लेने, जितना क्वेश्चन हो सके। और जस्ट बिकॉज वहां पे तुम्हारा माथे पे प्रेशर कम है, टेंशन कम है, क्योंकि एकदम शुरुआत के टाइम है वो एग्जाम का, तो यहाँ पे चांसेस कम है कि नेगेटिव मार्किंग कम होगा, कि तुम गलत या कम करोगे तो नेगेटिव मार्किंग कम होगा। अब 1 घंटा तुमने पार्ट सी कर लिया, उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद तुम आओ पार्ट बी में। पार्ट बी में कितना दो, 1 घंटा दो। तो तुमने पहले ही एग्जाम हॉल में जाके पहला क्या किया, पार्ट सी, जिसपे तुमने 1 घंटे दिया, फिर तुमने करा पार्ट बी जिसमें तुमने 1 घंटे दिया, और उसके बाद तुम आए पार्ट ए पे, जहां पे तुम्हें 30 मिनट्स देना है। जितना हो रहा है 30 मिनट्स में उतना ही करो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो 30 मिनट्स रहा उसमें क्या करना है सर, उसमें फिर से लौट के आना है तुम्हें पार्ट सी में, रिवीजन करो, और हो सके तो कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे भी होंगे जो तुम छोड़ के जाओगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस टाइम पे बन नहीं पाते, हम लोग उसको मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना कि एग्जाम में बैठ जा रहे हो एक क्वेश्चन को लेके कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स मेरे से नहीं हो रहा है, मैं तो एंगुलर मोमेंटम में हीरो था, तो कैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, ये क्वेश्चन मुझे करना है। रैंडम वॉक का प्रॉब्लम मेरे से नहीं हो रहा है, बट मैं तो रैंडम वॉक में हीरो था, बट यहाँ से मेरे से कैसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन को लेके बैठ गया 15 मिनट 20 मिनट एक क्वेश्चन को लेके बैठे हुए हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर लग रहा है कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा है बट उस टाइम पे फर्स्ट अप्रोच में नहीं बना, मार्क फॉर रिव्यू करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ। सो दिस इज बेसिकली द वे टू अप्रोच द एग्जामिनेशन। तो जैसे ही तुम पार्ट सी को करोगे, पार्ट सी को ठंडे दिमाग से करो, तो चांसेस ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करोगे, तो नेगेटिव मार्किंग, जो ज्यादा वाला नेगेटिव मार्किंग है वो तुम्हारे यहाँ पे कम हो। अब जैसे कि तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग अगर कम हो गया है, तो डेफिनेटली तुम क्या बोल सकते हो, पार्ट सी से तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिए जहां पे नेगेटिव मार्किंग कम है, उसके बाद तुम आ गए पार्ट बी पे, और उसके बाद तुम आ रहे हो पार्ट ए पे। तो ये चीज होने के बाद, जस्ट बिकॉज़ पार्ट ए, अब तुमने सबसे कम प्रिपरेशन किया था पार्ट ए के लिए, तो जैसे ही पार्ट ए में तुम 30 मिनट्स दे रहे हो, तो डेफिनेटली 30 मिनट्स में तुम्हारा पार्ट ए हो जाएगा। अब जैसे ही पार्ट ए हो गया, तो एक्स्ट्रा 30 मिनट्स तुम कहां लगा रहे हो, फिर से पार्ट सी में लगा रहे हो फॉर रिवीजन, एंड जो जो क्वेश्चंस तुमने मार्क फॉर रिव्यू करा था उसके लिए। अगर ऐसे पेपर को अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली आई कैन राइट टू यू, मैं लिख के दे सकता हूं दैट यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। बट इसके साथ मैं कुछ और भी चीजें ऐड करना चाहूंगा। डेफिनेटली एक्सेप्शंस आते हैं, बच्चे लोगों ने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए हैं, मैं इसीलिए मॉक टेस्ट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा बार बच्चों को कहता हूं। मैं अब डिपेंड ये भी करता है कि मैं हमेशा ही देखता हूं कि हम लोग तो बोलते रहते हैं, है ना, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। अगर कुछ बच्चे मॉक टेस्ट दे, तो कुछ कुछ बच्चे अपने आप के हाथ के स्पीड और डेफिनेटली अप्रोच का तरीका, हर एक का खुद का अप्रोच होता है, तो डेफिनेटली खुद की अप्रोच खुद एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। तो ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट में तुम ये चीज समझ जाओगे कि पार्ट सी को पहले अटेम्प्ट करना इज ज्यादा हेल्पफुल देन पार्ट बी देन पार्ट ए।
ठीक है, तो मॉक टेस्ट देते थे तुम्हें ये चीज का मतलब अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें कैसे अप्रोच करना है एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरी बात है नेगेटिव मार्किंग का घटाने का बहुत और एक भी तरीका है, वो है मॉक टेस्ट देना, जो हम लोग बहुत पहले से बताते हुए आ रहे हैं कि बच्चों मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा टाइम के साथ साथ, तो डेफिनेटली तुम्हारा ब्रेन ना केपेबल हो जाएगा उस चीज का कि कम टाइम के लिए में हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही ब्रेन उसके साथ साथ तुम्हारा केपेबल हो गया कि तुम सॉल्व करके तुम डेफिनेटली एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन कम टाइम, मतलब हाथ का स्पीड भी बढ़ेगा, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस भी घटेंगे। बट फिलहाल तो अभी मॉक टेस्ट का टाइम है नहीं, क्योंकि 1-2 दिन ही बचा हुआ है, तो इसमें और ज्यादा क्या ही मॉक टेस्ट दोगे। इसमें तुम एक ही काम कर सकते हो, वह है फॉर्मूला का रिवीजन। प्लीज बैठो एक जगह पे और सारे के सारे फॉर्मूले को रिवीजन करता रहे। ये जो 1-2 दिन बचा हुआ है इसमें सारे के सारे फॉर्मूला रिवीजन करता है, बस यही काम तू कर सकता है और कुछ करने का नहीं है, ठीक है। बट हमेशा ध्यान रखना, पार्ट सी देन पार्ट बी देन पार्ट ए, वो भी 30 मिनट्स, उसके बाद फिर से जाओ पार्ट सी। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी टू अप्रोच द पेपर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ज्यादा बिल्कुल मत सोचो, अपने एंजाइटी डिप्रेशन को साइड में रखो, खुशी खुशी एग्जाम देने जाओ। ऐसा सोचो कि ये एक त्योहार है, इसी दिन के लिए तो इतनी देर से पढ़ रहे थे तुम, इतना प्रिपरेशन कर रहे थे, इतना पढ़ रहे थे, इतना टेंशन कर रहे थे इस दिन के लिए, तो वो दिन फाइनली आ चुका है भाई, तो क्यों टेंशन कर रहा है। एकदम मजे के साथ एग्जाम देने जाओ, क्योंकि जितना मेहनत था, मेहनत वाला पोर्शन तुमने कर लिया, अब है फेथ वाला पार्ट। तुम सिर्फ फेथ रखो भगवान के ऊपर और एग्जाम देने चले जाओ, बाकी जो होगा भला होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।